के साथ मैं हूं नलिनी पांडे। उत्तराखंड में बीजेपी सरकार के 4 साल पूरे होने पर हल्द्वानी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बड़ी रैली का आयोजन हुआ। इसमें बीजेपी सरकार के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। इस रैली में हजारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और लोग मौजूद रहे। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने सीएम पुष्कर सिंह धामी की जमकर तारीफ की। उन्हें धाकड़ धामी के साथ धुरंधर धामी भी बता दिया। साथ ही कहा कि धामी सरकार उत्तराखंड में तेजी से विकास कर रही है। वहीं कई मामलों में उत्तराखंड नंबर 1 बन चुका है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने 4 साल की उपलब्धियों को बताया और कहा कि 4 साल में पहली बार नेशनल गेम का आयोजन किया गया है। पर्यटन को बढ़ाने के लिए शीतकालीन यात्रा भी की गई। साथ ही उन्होंने कहा कि पर्यटन बढ़ने से लोगों को रोजगार के नए अवसर भी मिल रहे हैं। जब यहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को केवल धाकड़ धामी नहीं कहा जाना चाहिए, बल्कि यहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को धुरंधर धामी कहा जाना चाहिए। धुआंधार इन्होंने काम किया है। मैं सचमुच यह कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि उत्तराखंड की कोई सरकार इतनी तेजी के साथ छोटे से राज्य उत्तराखंड में काम कर पाएगी। लेकिन मैंने देखा कि कई मामलों में उत्तराखंड ने पूरे भारत में अव्वल स्थान प्राप्त किया है, नंबर 1 का स्थान प्राप्त किया है। हर एक दृष्टि से मिशन मोड में यहां पर काम हो रहा है, धुआंधार काम हो रहा है। इसीलिए मैंने कहा, धामी जी को पहले हमने धाकड़ धामी कहा था, इसीलिए धुआंधार काम कर रहे हैं, इसीलिए उन्हें हम धुरंधर धामी कह रहे हैं। बीते 4 वर्षों में हमारे राज्य ने पहली बार कई उल्लेखनीय उपलब्धियों का साक्षात्कार किया है। पहली बार राज्य में G20 जैसे वैश्विक सम्मेलन की विभिन्न बैठकों का साक्षी हमारा राज्य बना है। पहली बार राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया। पहली बार इन खेलों में हमारे खिलाड़ियों ने 100 से अधिक मेडल प्राप्त किए और राज्य को अंक तालिका में 7वां स्थान प्राप्त हुआ। पहली बार राज्य में वर्ष भर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बृहद स्तर पर शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की गई। पहली बार राज्य में इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन किया गया, जिसमें 3,76,00,000 करोड़ से अधिक के निवेश समझौते किए गए, जिनमें से करीब 1 लाख करोड़ से अधिक के निवेश समझौतों को धरातल पर उतारने में हम सफल रहे हैं। भाइयों बहनों, इसी का परिणाम है कि डबल इंजन सरकार के बीते 4 सालों में हमारे राज्य की आर्थिकी में 1.5 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। एक वर्ष में राज्य की जीएसडीपी में 7.23% की बढ़ोतरी हुई है। उत्तराखंड में धामी सरकार अपने 4 साल पूरे कर चुकी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सीएम धामी का नया नामकरण कर उन्हें धामी धुरंधर बताया। इसके बाद बीजेपी नेताओं का जोश भी काफी हाई हो गया। देहरादून उत्तराखंड में अब विधानसभा चुनाव में महज 10 महीने का वक्त बचा है, लेकिन इससे पहले ही राज्य की बीजेपी सरकार पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है। 15 दिनों के भीतर गृह मंत्री अमित शाह के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रैली कराकर बीजेपी चुनावी बिगुल फूंक चुकी है। खास बात यह है कि पहले शाह ने हरिद्वार में सीएम धामी की तारीफ की और अब हल्द्वानी में राजनाथ सिंह उन्हें धामी को धुरंधर वाला नया नाम दे गए। धुआंधार काम हो रहा है। इसीलिए मैंने कहा, धामी जी को पहले हमने धाकड़ धामी कहा था, इसीलिए धुआंधार काम कर रहे हैं, इसीलिए उन्हें हम धुरंधर धामी कह रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि 2027 के लिए सीएम धामी का रास्ता साफ है। 2027 का चुनाव धामी के धुरंधर स्टाइल में ही पार्टी लड़ेगी। केंद्रीय रक्षा मंत्री सीएम धामी को दिया गया नाम बीजेपी के मंत्रियों और संगठन के पदाधिकारी को भी जोश कर रहा है। पहले जो धाकड़ धामी का जो नारा दिया था वो भी राजनाथ सिंह जी ने दिया था और आज धुरंधर धामी का नारा भी राजनाथ सिंह जी ने दिया है। निश्चित रूप से
2027 में धुरंधर धामी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। मुझे लगता है हर तरफ सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और उसका जो एक अच्छे शब्द है, मैं कहूंगी कि उसकी जो तारीफ है वो हमने आज रक्षा मंत्री जी के मुख से भी सभी लोगों ने सुनी। जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि ये केवल धामी नहीं है, ये धुरंधर धामी है और अभी इन्होंने चौका लगाया है और छक्का आगे लगाएंगे। और अभी धुरंधर 1 और धुरंधर 2 जिस तरीके से ब्लॉकबस्टर साबित हुए हैं, तो आज नया नाम माननीय राजनाथ सिंह जी ने धाकर धामी जी के अलावा धुरंधर धामी कहा है। तो निश्चित रूप से धुरंधर धामी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 2027 में 50 से अधिक सीटें लेकर तीसरी बार धामी सरकार बनने जा रही है। दरअसल केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ही वो नेता हैं जिन्होंने आज से 4 साल पहले मुख्यमंत्री बने पुष्कर सिंह धामी को फायर कहा था और उन्हें धाकड़ नाम दिया था। ऐसे में अब एक बार फिर राजनाथ सिंह ने सीएम धामी के काम पर मुहर लगाते हुए उन्हें धुरंधर करार दे दिया है। हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। शनिवार को हल्द्वानी पहुंचे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सरकार के 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम में हिस्सा लिया और खास बात यह है कि इस दौरान रक्षा मंत्री ने कुछ अग्निवीरों से भी मुलाकात की। ये ऐसे अग्निवीर हैं जिनका हाल ही में सिलेक्शन भारतीय सेवा में हुआ है। अग्निवीर भी रक्षा मंत्री को अपने बीच पाकर काफी उत्साहित नजर आए। रक्षा मंत्री से मिलकर काफी अग्निवीर खुश हो गए हैं। देख सकते हैं आप तस्वीरें। डिफेंस के सेक्टर में लगातार देश आगे बढ़ रहा है और हल्द्वानी से भी बड़ी संख्या में जो देश के जवान हैं वो आते हैं और इसीलिए उनसे मुलाकात करते हुए रक्षा मंत्री नजर आए, उनका हौसला अफजाई किया। 19 अप्रैल से शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा से पहले उत्तराखंड की सियासत काफी हाई वोल्टेज नजर आ रही है। गैर सनातनियों के प्रवेश पर रोक और पंचगव्य को लेकर दिए गए बयानों ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है और इस मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। इस बार चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले ही विवादों में आ गई है। गैर सनातनियों के प्रवेश पर रोक और गौमूत्र से युक्त पंचगव्य को लेकर दिए गए बयान पर अब सियासी मुद्दा बन गया है। गंगोत्री धाम में नई व्यवस्था की तैयारी की जा रही है। श्री 5 गंगोत्री मंदिर समिति ने दर्शन से पहले पंचगव्य को अनिवार्य करने का प्रस्ताव रखा है। समिति ने इसके लिए कानूनी पहलुओं की जांच के लिए कमेटी गठित की है। उधर बद्री केदार मंदिर समिति भी अपने रुख पर कायम है और केदारनाथ और बद्रीनाथ में गैर सनातनियों के प्रवेश पर रोक और एफिडेविट व्यवस्था लागू करने के अपने फैसले पर अडिग है। एक हमने ये सोचा है कि गौमूत्र, गोबर, गंगा जल और दूध और शहद से जो बना हुआ हमारा पंचगव्य पंचामृत होता है, उसका जो पान करे तो निश्चित तौर पर सनातन धर्म पे आस्था रखता हो, उसके लिए कोई मनाही नहीं। ऐसा हम विचार कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे अगर कोई व्यक्ति आता है, गौमूत्र का पान करता है, हमारे जो गोबर और गंगा जल का मिला हुआ जो पंचामृत लेता है, तो निश्चित तौर पे वो हमारे धर्म में शुद्ध माना जाता है। ये हमने कोई नया इश्यू, कोई ऐसा नियम नहीं बनाया है। ये नियम तो मैंने कहा कि अनादिकाल से शंकराचार्य इस व्यवस्था को बना के गए थे कि जिनकी सनातन धर्म के प्रति जिनकी आस्था है, जो सनातन धर्म को समझते हैं और सनातन धर्म का पूरा स्वरूप जो वो विराट स्वरूप है। सब धर्मों में सनातन धर्म का स्वरूप पूरी दुनिया में एक बहुत विराट इसका वो है। आस्था का मुद्दा अब सियासत का अखाड़ा बन गया है। कांग्रेस का कहना है कि अपने नाकामियों से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी आस्था की आड़ में राजनीति कर रही है। अनर्गल बयानों से यहाँ का पर्यटन और तीर्थाटन प्रभावित होगा। वहीं बीजेपी का कहना है कि ये तीर्थ पुरोहितों का अपना फैसला है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। गंगा जल या पंचगव्य का आचमन हमारी परंपरा रही है। ऐसा ही एक फैसला जो है गंगोत्री धाम में भी नजर आ रहा है। वहां पर कहा जा रहा है कि बिना पंचगव्य के किसी को भी मंदिर क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। देश का संविधान हर व्यक्ति को अपनी जो है धार्मिक आजादी की स्वतंत्रता देता है। अगर उसकी आस्था हमारे धार्मिक क्षेत्रों में है तो वो दर्शन के लिए आ रहा है। गौमूत्र, गंगा जल, अगर हमारे पौराणिक कथाओं में हमारी सब जगह इसका आचमन भी के लिए कहा गया है, तो अगर आचमन वो करते हैं, मुझे तो नहीं लगता इसमें कांग्रेस की तो क्या नीति रह गई है कि कुछ भी होगा वो भाजपा करा रही है। लेकिन संतों का, अगर कोई पुरोहितों का ये निर्णय है, तो मुझे नहीं लगता इस निर्णय में कोई खराबी है।
बहरहाल चारधाम यात्रा की तैयारियां अपने चरम पर हैं, लेकिन आस्था और सियासत के इस घालमेल ने पर्यटन कारोबारियों की चिंता बढ़ा दी है। उनका मानना है कि सनातनी और गैर सनातनियों के प्रवेश का ये विवाद कहीं यहां के पर्यटन और तीर्थाटन के लिए नुकसानदायक साबित न हो जाए। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनीत नप्रभात की रिपोर्ट। नैनीताल में भीषण सड़क हादसा हुआ। गेठिया के पास उन्नाव के पर्यटकों की गाड़ी 300 मीटर गहरी खाई में गिरी। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, 2 यात्री घायल हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू अभियान चलाया और घायलों को खाई से बाहर निकाला है। बताया जा रहा है कि ये सभी उन्नाव यूपी से अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम जा रहे थे, लेकिन गेठिया के पास इनकी गाड़ी अनियंत्रित हो गई। इस हादसे में उन्नाव पीताम्बर नगर के अंकित चौधरी और अभिराज की मौत हो गई, जबकि अतुल दुबे और श्याम घायल हैं। फिलहाल पुलिस ने सभी का रेस्क्यू किया। घर के पास बैठी हुई थी तो सामने से मैंने देखा एक गाड़ी सामने चट्टान से नीचे गिर गई। तो मैंने सभी लोगों को यहाँ पर बुलाया और सूचित किया। साथ में अभी SDRF टीम और 108 को इन्फॉर्म करके वो आ गए हैं और रेस्क्यू टीम चल रही है। और इसमें से 2 की कैजुअलिटी बताई गई है और 2 सुरक्षित हैं। गाड़ी वेन्यू है जिसमें 4 लोग सवार थे। तो जब हम घटनास्थल पर पहुंचे तो ऑन द स्पॉट 2 लोगों की मृत्यु हो चुकी थी और जो 2 घायल थे, गंभीर रूप से घायल थे, उन्हें हमने स्ट्रेचर पर सही तरीके से शिफ्ट करके और एक जिन्हें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था उन्हें पेन किलर का इंजेक्शन देकर सही पे रोड तक उन्हें शिफ्ट किया। उसके बाद उन्हें अस्पताल के लिए भेज दिया गया। हरिद्वार रोड के हाईवे से गुजर रही एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर अचानक एक सूखी नहर में जा गिरी। बताया जा रहा है कि कार में 2 लोग सवार थे। हाईवे पर जानवर को बचाने के दौरान कार नियंत्रण से बाहर हो गई। कार सवार दोनों लोगों को चोटें आई हैं, हालांकि कोई गंभीर घायल नहीं हुआ। हादसे की सूचना पर बहादुराबाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची है और क्रेन से कार को बाहर निकाला गया। कार सवार लोग फरीदाबाद से हरिद्वार की ओर आ रहे थे। जिस वक्त हादसा हुआ, कार को महिला चला रही थी। और अवैध खनन के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले खनन विभाग को अब खुद मदद की दरकार है। देहरादून के विकास नगर क्षेत्र से ऐसा वीडियो आया है जो विभाग की जमीनी हकीकत और संसाधनों की कमी को बयां कर रहा है। बीते दिनों विकास नगर में यमुना नदी में अवैध खनन की सूचना मिलने पर विभाग की टीम अपनी सरकारी बोलेरो गाड़ी से कार्रवाई करने मौके पर पहुंची, लेकिन नदी का दुर्गम और पथरीला रास्ता गाड़ी के लिए चुनौती बन गया। विभाग की गाड़ी पत्थरों से बीच में पानी में फंस गई। इसके बाद में JCB मशीन से बांधकर उसको खींचकर बाहर निकाला गया। और पौड़ी के चौबट्टा खाल में गुलदार का आतंक है। पोखड़ा इलाके में धसमानी गांव में गुलदार ने एक 11 साल के बच्चे पर अटैक किया। इसमें बच्चा घायल हो गया। दरअसल देर शाम दीपक अपने 2 मंजिला मकान की बालकनी में बैठकर पढ़ाई कर रहा था। इसी दौरान अचानक गुलदार ने उस पर अटैक किया। दीपक की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर परिजन और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे हैं। इसके बाद गुलदार वहां से भाग गया। घायल बच्चे को तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद बच्चे को जिला चिकित्सालय पौड़ी रेफर किया गया। बच्चे का इलाज चल रहा है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों में वन विभाग के खिलाफ गुस्सा भी है। स्थानीय लोगों का कहना है क्षेत्र में लंबे समय से गुलदार की दहशत बनी है, लेकिन इसके बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे। उत्तरकाशी में हुई बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बर्फबारी के बाद मौसम बहुत सुहाना हो गया है, लेकिन दूसरी ओर जनजीवन पर इसका असर भी साफ देखने को मिल रहा है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम समेत हर्षिल, सुक्की टॉप और आसपास के इलाकों में ताज़ा बर्फबारी से पूरा क्षेत्र सफेद चादर में ढक गया, जिससे ठंड में भी इजाफा हुआ है। बर्फबारी के चलते गंगोत्री यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग कई स्थानों पर बाधित हो गया। सड़कों पर जमी बर्फ और बड़ी फिसलन के कारण यातायात ठप हो गया। हालात ऐसे हैं कि बड़ी संख्या में पर्यटक और स्थानीय लोग अलग अलग स्थानों पर फंस गए हैं। वहां पर उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा है। BRO और PWD की टीमें लगातार मार्ग को खोलने में जुटी हैं। बर्फ हटाने के लिए मशीनों की मदद ली जा रही है।
चमोली में पिछले 48 घंटे तक जमकर बारिश और बर्फबारी हुई। इसके बाद मौसम साफ हुआ है। बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी में जमकर बर्फबारी हुई है। तस्वीर बद्रीनाथ धाम की है, जहां 3 से 4 फीट तक बर्फ जम गई। मार्च के महीने में हुई इस बर्फबारी ने बद्रीनाथ धाम में बर्फ से पूरे बद्रीपुरी का श्रृंगार कर दिया। नीलकंठ पर्वत, नारायण पर्वत पूरे बर्फ से ढक चुके हैं। बद्रीनाथ की बात करें तो वहां पर काफ़ी खूबसूरत नज़ारा देखने को मिला। बर्फबारी के बाद बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के कार्य बाधित हो गए हैं। और रुद्रप्रयाग जिले में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश और बर्फबारी के बाद आज मौसम साफ रहा और केदारनाथ धाम में बीते दिनों जमकर बर्फबारी हुई। बर्फ से ढकी केदारपुरी का नज़ारा बहुत खूबसूरत नजर आ रहा है। चारों ओर सफ़ेद चादर लिपटी हुई है बर्फ की। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक अगर मौसम ने एक बार फिर से करवट बदली तो केदारनाथ धाम में और अधिक बर्फबारी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। रुद्रप्रयाग में बर्फबारी के बाद लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। चोपता में भारी बर्फबारी के चलते सड़क पर बर्फ जम गई है। इस वजह से एक वाहन फिसल गया और सड़क के बाहर नाले में अटक गया। सूचना मिलते ही डीडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है, वाहन को सुरक्षित निकाला है। मार्च में अचानक बढ़ी गर्मी के बाद हुई बारिश से लोगों को कुछ राहत मिली है, लेकिन बारिश का ये दौर अभी जारी रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार बताया जा रहा है कि 23 मार्च से एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है। इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तराखंड में बीते 48 घंटे में बारिश और बर्फबारी हुई। उससे लोगों को भले ही तपती गर्मी से राहत मिली हो, लेकिन मैदानी जिलों में किसानों को काफी नुकसान हुआ है। हालांकि पहाड़ों में जो बेमौसम बौर और फल आने लगे थे, उसको लेकर किसान मानते हैं कि बारिश ने राहत दी है। दरअसल मार्च के महीने में इस तरह की बारिश लंबे अरसे बाद हुई। पूरा जनवरी, फरवरी और मार्च का महीना ड्राई बीत रहा था, लेकिन प्रदेश भर में 19 और 20 तारीख को जो बारिश हुई उसने मार्च के महीने में लोगों को काफी राहत दी। अब 23 मार्च से फिर से प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने का अलर्ट है। 23 से 26 मार्च तक ज्यादातर हिस्सों के लिए मौसम केंद्र ने ये येलो अलर्ट दिया है। उसके बाद 22 तारीख से एक और सिस्टम आ रहा है, उसकी वजह से जो है थोड़े ऊपर के जो नॉर्थ के हमारे जनपद है, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ और बागेश्वर, वहाँ पे हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश जो है कहीं कहीं पे उम्मीद कर रहे हैं। वहीं कीवी, पूलम और सेब से जुड़े काश्तकार बताते हैं कि ओला न गिरने के कारण बोर को नुकसान नहीं हुआ और लगातार धीमी बारिश के चलते जमीन रिचार्ज भी हुई। लेकिन मैदानी जिलों में जो फसलें पकने की कगार पर थी, उनको नुकसान हुआ है, खास तौर पर जहां गेहूं की फसल को नुकसान हुआ। साथ साथ में हमारा जो बागवानी में इस समय सेब के पेड़ों में फूल आने लगे थे, गर्मी की वजह से नाशपाती में फूल आने लगे थे, जो कि समय से पूर्व ही फूल आने लगे थे। तो अब इस बारिश के होने से वो अपने समय पर पीछे हट जाएंगे। साथ साथ में ही जो लोग सब्जी का कार्य करते हैं, उनके लिए भी जमीन में बहुत अच्छा नमी मिली है। इस बार की जो बारिशें धीमी धीमी गति से और लगातार 1.5-2 दिन तक जो बारिश रही है, इससे बहुत अच्छा किसानों को फायदा होने वाला है। मार्च में बारिश, बर्फबारी आमतौर पर देखने को नहीं मिलती है और आने वाले दिनों में भी बारिश अगर इसी तरह का पैटर्न अपनाती है तो जाहिर तौर पर नुकसानदेह साबित होने के अंदेशे हैं और ये उन किसानों को जरूर प्रभावित करेगी जिनकी पूरी आमदनी खेती किसानी पर निर्भर है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने शनिवार को असम के गुवाहाटी में बीजेपी की एक दिन की वर्कशॉप ली है। इसमें अनिल बलूनी ने कहा है कि असम में बीजेपी जीत की रिकॉर्ड हैट्रिक लगाने जा रही है
उन्होंने कहा कि असम की जनता ने कांग्रेस के तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार की राजनीति को सिरे से खारिज कर दिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी और निर्णायक नेतृत्व में जारी विकास यात्रा को सशक्त बनाने का मन बना लिया है। अनिल बलूनी ने कहा कि असल में सीएम हेमंत बिस्व शर्मा के नेतृत्व में असम ने विकास की नई कहानी लिखी है। असम पूर्वोत्तर में डेवलपमेंट का गेटवे बन रहा है। डबल इंजन की सरकार में असम विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। शनिवार को ईद उल फितर के मौके पर देहरादून में मुस्लिम समुदाय ने ईद की नमाज अदा की है और देश में अमन चैन की दुआ की। नैनीताल में ईद की रौनक देखने को मिली। यहां की जामा मस्जिद में ईद की नमाज अदा की गई है। इस दौरान हजारों विश्व शांति की कामना की गई। हल्द्वानी में भी सैकड़ों मुसलमानों ने एक साथ ईद की नमाज अदा की। नमाज के बाद लोग एक दूसरे को गले मिलकर ईद की बधाई देते नजर आए। अल्मोड़ा में भी ईद का त्योहार मुस्लिम समाज ने धूमधाम के साथ मनाया। सुबह नमाज पढ़ने के बाद एक दूसरे को बधाई दी है। बागेश्वर में भी ईद पूरे उत्साह और भाईचारे के साथ मनाई गई। ईदगाह मैदान में सुबह बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईद की नमाज अदा की। नैनीताल पालिका ने जंगल में कूड़ा फेंकने वाले पर एक्शन लेने की तैयारी कर ली है। जंगल और खुले में कूड़ा फेंकने पर 500 रुपए से 5000 तक जुर्माना लगेगा। अल्मोड़ा डीएम ने बेस और जिला अस्पताल के अधिकारियों की बैठक ली। साथ ही कहा कि सिर्फ गंभीर मरीजों को ही रेफर किया जाए। रुद्रप्रयाग से विधायक और कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी के रुद्रप्रयाग आगमन पर स्थानीय लोगों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। देहरादून की जौनसार बावर में आस्था और उल्लास का बिस्सू पर्व को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। चक्राता के रायगी गांव में यह पर्व 12 अप्रैल को मनाया जाएगा। हरिद्वार के उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन का आयोजन हुआ है। इसमें देश भर के 25 से ज्यादा संस्कृत विद्वानों ने प्रतिभाग किया। रुद्रपुर में ईद उल फितर के मौके पर मुस्लिम समुदाय के एक तबके ने बाजू पर काला फीता बांधकर नमाज अदा की है। आपको बता दें कि रुद्रपुर के खेड़ा क्षेत्र में नगर निगम और प्रशासन द्वारा कुछ महीने पहले ही ईदगाह से 8 एकड़ सरकारी भूमि कब्जा मुक्त कराई थी। इस बार भी ईद से पहले मुस्लिम समुदाय के लोग ईदगाह के पास स्थित सरकारी भूमि से टीन हटाने की मांग करते नजर आए, लेकिन मेयर विकास शर्मा ने नमाज पढ़ने के लिए सरकारी भूमि देने से मना कर दिया था। प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद ईदगाह के पास में लगी कुछ टीन शेड को हटा दिया गया। जहां शनिवार को मुस्लिम समुदाय ने नमाज अदा की, वहीं ईदगाह पर जगह की कमी के कारण कुछ अन्य मस्जिदों में भी काला फीता बांधकर नमाज पढ़ी गई है। धर्मनगरी हरिद्वार में यूं तो माता के कई मंदिर हैं, लेकिन यहां शिवालिक पर्वत पर स्थित मनसा देवी मंदिर से लाखों भक्तों की आस्था जुड़ी हुई है। नवरात्रि के दिनों में मनसा देवी मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतार लगती है। मनसा देवी मंदिर में यूं तो साल भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचने वाले बहुत से श्रद्धालु मनसा देवी मंदिर में भी दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन नवरात्र के दिनों में यहां का नजारा बेहद खास हो जाता है। नवरात्र के दिनों में मंदिर माता के जयकारों से गूंज उठता है और मंदिर में दूर दूर से आए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ जाती है। शिवालिक पर्वत पर स्थित मनसा देवी मंदिर का दृश्य इतना मनमोहक है कि यहाँ जो भी एक बार आता है वो दोबारा यहाँ आने की मनसा जरूर रखता है। श्रद्धालुओं का कहना है कि यहाँ आने से उनकी कई मनोकामनाएं पूरी हुई हैं। मनसा देवी मंदिर पर मनोकामना के लिए धागा भी बांधा जाता है। आज मेरा नवरात्र में नहीं कर रख पाई, मैं इधर आ गई तो, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि माता की कृपा से आज मैं हरिद्वार आई हूँ। वहाँ गंगा स्नान की और माता के द्वार पर आई हूँ।
इससे मुझे बहुत खुशी है। मैं सोची भी नहीं थी कि आज मैं नवरात्र के दिन मेरा इतना अच्छा होगा मेरे साथ। और हम तो यही मनोकामना करते हैं कि हमारे जितने भी देश के प्रदेश के सभी भाई बहन हैं, सभी के जिंदगी में सुखी संपन्न हो, आने वाला प्रत्येक वर्ष उनके जीवन में खुशियां लाए, सभी के लिए बहुत ही अच्छा होगा।